हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। और दोस्तों देखिए, हम लोग जो अभी तक जो सीरीज चला रहे थे प्रीवियस पेपर्स की, जो तो उसका ये देखिए 8वां प्रैक्टिस सेट है। और इसमें देखिए ये जो लोअर का पेपर, भर्ती पेपर जो 2019 में हुआ था, जिसकी डेट क्या थी 30 सितंबर 2019 को, इसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर है। क्योंकि लोअर में जो आप जब पेपर देने जाते हैं तो उसमें 25 क्वेश्चन ही आते हैं आपके, किसके, हिंदी के। तो उसी में से 25 के 25 दो मिला के ये आपको 50 कर दिए गए हैं। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे ये है। और दोस्तों देखिए भाई, क्या ही बताया जाए, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन ला के तैयार करके दूँ आपको। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग वीडियो को देखना ही नहीं चाह रहे। बताइए, 100 व्यू तक होना मुश्किल हो जाता है। कोई कोई वीडियो तो ऐसा होता है जिस पे 40-45 व्यू ही होते हैं। कि यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यार लोग वीडियो की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ उनके दिमाग में यही चल रहा है कि बड़े लोग, बड़े चैनल जिनके पास हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर हैं, तो वही लोग जो है सिर्फ अच्छा पढ़ा सकते हैं, बाकी कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता है। पता नहीं भाई कैसे, क्या मेरे तो जो व्यूज़ हैं वो 200 पहुंच जाए बड़ी बात हो जाती है। कभी कभार जब 300-400 व्यूज़ पहुंचते हैं तो खुशी मिलती है कि चलो आज यार अच्छा वीडियो गया, लोगों ने पसंद किया। और कभी अब सोचिए, कल का ही वीडियो देख लीजिए। कल का वीडियो एक 44 नंबर 41 नंबर व्यूज़ आए हैं उस पर, दूसरे पे 75-76 थे। और ऐसे ही वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं। अब आज वाले जो जो कल वीडियो, परसों वाले वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, कल वाले वीडियो पे भी एक पे पूरे दिन में 24 जो है, पूरे दिन मतलब पूरे दिन की बात करें तो 12 घंटे में उस पर कितने व्यूज़ हो पाए? 100 व्यू नहीं हो पाए। 2 वीडियो डाले, दोनों पे 100 नहीं हो पाए। दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, साथ में शेयर ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो है गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लिखा हुआ है, अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप से, कहीं सूखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, और कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके उन सब रूपों से में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना साख खास सुखभाग नहीं है, बल्कि चिर सहचार्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार मकरंद दलु दलोलूप मधुकर के गुंजार कलो कोकी कुलु कुजीत निरंकुज निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर की ही चर्चा किया करते हैं। वे विषयी या भोग लिपुस हैं। इस प्रकार जो केवल मुक्ता मासहिम बिंदु मंडित मरकताब स्वाद स्वाद स्वजल जाल अत्यंत विशाल गिरि शिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठी हुई सीकर निहारिका के बीच विविध विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन हैं, सच्चे बाबू के सहृदय नहीं हैं। प्रकृति के साधारण असाधारण जब सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूत इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों में मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख केवल उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है, वह प्रकृति की विशेष स्वरूप विभूति को लेकर ही। अच्छा आगे चलिए। उपयुक्त शीर्षक के लिए उचित शीर्षक बताइए क्या होगा। तो ये इसमें जो भी शीर्षक है, ये इसमें एक तो कवि की बात हो रही है, दूसरा कवि जो है वो प्रकृति की बात कर रहा है। तो इसका जो शीर्षक बन सकता है तो वो कवि और प्रकृति के लिए ही बन सकता है। चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। प्रबंध रचना में, मुक्त रचना में, पिछले खेवे के कवियों में, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूत इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में। बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन्हीं लोगों के जो है, जो कवि हैं, इन लोगों के जो है रचना में देखने को मिलता है। उपयुक्त गद्यांश को संक्षेपण कीजिए। सच्चे कवि का हृदय प्रकृति के सभी रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसे अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर सहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल सेकंड नंबर जो केवल मुक्त भासहिम बिंदु मंडित मरकताब स्वजल जाल अत्यंत विशाल गिरि शिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठी सीकर निहारिका के बीच विविध पूर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता के में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हुए तमाशबीन है। सच्चे बाबू का हृदय नहीं है, सहृदय नहीं है, ये तो गलत है।
प्रकृति के दो रूप हैं, एक सुंदर दूसरा बेडौल। सच्चे कवि का हृदय दोनों में समता है, किंतु जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता रह गया वह कभी नहीं। प्रकृति के सच्चे रूपों के चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों से मिलते हैं, प्रबंध काव्यों में उसका संश्लिष्ट वर्णन हुआ। यही बिल्कुल सही है आपके लिए। चलिए, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल बुद्ध, दिखावटी, धमकी, दुर्लभ वस्तु, तुच्छ समझना। तो गूलर का फूल आपने देखा ही नहीं होगा, तो इसीलिए जो गूलर का फूल जो होता है वो दुर्लभ वस्तु कही जाती है। चलिए फिर पांचवा क्वेश्चन, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र में, आवेदन पत्र में, व्यावसायिक पत्र में या व्यापारिक पत्र में? तो दोस्तों जब वो अपने जो क्या नाम जो है प्रधानाध्यापक को पत्र लिखेगा, वो भी अनुपस्थिति दंड माफ यानी कि जो फीस होगी उसकी, उसको माफ़ करने के लिए, तो वो आवेदन पत्र करेगा, क्योंकि वो आवेदन करेगा कि सर जी मेरी फीस को जो है माफ़ कर दिया जाए। बाकी व्यवहारिक हो नहीं सकता, व्यावसायिक है नहीं, निमंत्रण तो उसने दिया नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ आवेदन पत्र ही आपको लगाना पड़ेगा। चलिए 6 नंबर देखिए, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है? कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है? अच्छा, नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर तो होता नहीं है, नीचे होता है, और बाईं ओर तो नहीं होता है, नीचे दाहिनी ओर होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? अग्रस्वर जीभ से होगा, मध्य स्वर, पार्श्व स्वर। बिल्कुल, जो विब्रत स्वर होगा यही इससे जीभ से रिलेटेड नहीं होगा, तो जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। तो जीभ के आधार पर सिर्फ 3 किए गए, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर, बस 3 ही हैं। चलिए फिर देखिए, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? अब पार्श्विक ध्वनि की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं, ना जो है ना दे रखा है, ला, रा और चा दे रखा है। तो पार्श्विक ध्वनि की अगर बात आएगी तो दोस्तों वो यहाँ पे ला होता है, ठीक है। इसी को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें जो जो जीभ होती है आपकी, वो आपके जो अग्र भाग होती है यानी कि आगे वाले भाग होती है, वो स्पर्श करता है। तो ला होता है, जब ला बोलेंगे तो जीभ का अगला भाग आपके बिल्कुल ऊपर हिस्से में टकराता जाके है, तो यही पार्श्विक ध्वनियाँ कही जाती हैं, या पार्श्विक व्यंजन भी कह सकते हैं इसको। चलिए, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में उपसर्ग याद रखिएगा, उपसर्ग का मतलब होता है पहले और प्रत्यय का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो उपसर्ग पहले जुड़ेगा तो इसका जो हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? प्रति प्लस एक होता है, तो इसमें जो है एक में क्या जोड़ा गया? प्रति, तो प्रति हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब देखो प्रत्यय आ गया, प्रत्यय जुड़ता है बाद में, तो बैठा तो यानी कि बैठ होगा। अब फिर बैठक में जो है क्या जुड़ जाएगा? का जुड़ा है, क्या जुड़ा है? का, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी होते हैं, जैसे शतक होता है, ठीक है, सप्तक होता है, अष्टक होता है, घटक होता है, कंटक होता है, ये ठंडक होता है, ये इस तरीके के ही शब्द हैं। तो इसमें जो है का शब्द जुड़ा हुआ है सिर्फ। चलिए फिर देखिए, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का गुणवाचक, किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या परिमाण बोधक? दोस्तों देखो, संख्या यहाँ पे कोई गिनती दी नहीं है, गुण उसका दूध देना है, ठीक है, खट्टा मीठा वो सब गुण में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया। सर्वनामिक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनामिक होने चाहिए, लेकिन संज्ञा के स्थान पे कुछ नहीं। तो अब बचता है आपके सामने क्या? परिमाण बोधक, यानी कि ये परिमाण है बहुत, कितना बहुत ये हमको नहीं पता, तो यहाँ पे परिमाण बोधक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या भूतकालिक क्रिया? दोस्तों देखो, जब हम पहले एक काम कर चुके हैं तुरंत उसके बाद दूसरे काम में जा रहे हैं, तो जो उससे पहले वाला जो काम होगा तो वो पूर्वकालिक होता है, ठीक है। क्या होता है? पहले किया हुआ, पूर्वकालिक का मतलब पहले किया हुआ। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? देखो, जो उत्कंठित का पर्यायवाची की बात कर रहा है, ठीक है। देखो जैसे इच्छुक होता है, जो ललायित लिखा है, और ये जो आपके सामने जो लिखे हुए हैं, ठीक है, इच्छुक हो गया, ललायित हो गया, उत्सुक हो गया, ये सारे के सारे आपके उत्कंठित के पर्यायवाची होते हैं। और जो अभिलाषा होती है, अभिलाषा एक तरीके की इच्छा में काउंट होती है, गिनी जा सकती है, तो जो अभिलाषा है वो इसका जो है पर्यायवाची नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचार, दुराचार, ठीक है,
सम विषम, समर्थक विरोधी, समष्टि व्यष्टि। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसका विलोम नहीं होगा। तो देखो सदाचार का दुराचार होता है, सदाचारी का दुराचारी होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं, खाली जगह में भरना है, क्या भरा जाएगा, तरड़ी तरड़ी, तरड़ी तरड़ी, तरुड़ी तरुड़ी, ये चीज़ें कही गई हैं हमसे। तो इसने पूछा है कि जो तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहा जाता है, नाव को तरड़ी कहा जाता है। बड़ी एक ही मात्रा वाला शब्द लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, बड़ी एक ही मात्रा वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है नाव को तरणी कहते हैं, नाव को बात हो रही है, तरणी मतलब ही नाव होता है, ठीक है, बड़ी एक ही मात्रा वाला। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो तर्क सम्मत, तर्क संगत, तकावी या तटस्थ। जो तर्क के द्वारा माना गया हो तो तर्क संगत होता है, ठीक है। क्या होगा, जो तर्क के द्वारा माना गया वो तर्क सम्मत, और जो तर्क के आधार पर जो सही सिद्ध होता है वो तर्क संगत कहलाता है। और किसी पक्ष का समर्थन ना लेने वाला वो तटस्थ होता है। और किसानों को सरकार द्वारा दिए जाने वाला ऋण ये तकावी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तर्क सम्मत होगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ये शब्द बहुत अच्छे होते हैं, आप इनको वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, जिसमें स्त्रीलिंग निकले वही आपका स्त्रीलिंग, बाकी सब पुल्लिंग। जैसे फुटपाथ जो होती है बनाई जाती है, फुटपाथ बनाया जाता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि फुटपाथ बनाया जाता है, फुटपाथ पर चलना होता है, या फुटपाथ पर इस तरीके से। तो फुटपाथ हमेशा बनाया जाता है, बनाई नहीं, ठीक है। स्कूल जाते हैं, स्कूल जाती है लड़की। देखो जब स्कूल जो होता है, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ती हैं तो नहीं कहा जाता। तो स्कूल जो होता है आपका पुल्लिंग होता है। फिर स्टोव जलता है कि स्टोव जलती है, स्टोव जलता है। केतली क्या होती है, केतली क्या करती है, पानी गर्म करती है ना, करता तो है नहीं, तो केतली हो जाएगा यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग। चलिए, पानी में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सॉरी, पानी ना बरसात तो धान सूख जाता है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता है, किस प्रकार का वाक्य है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि उन्होंने बताया है कि अगर पानी ना बरसता तो धान सूख जाते, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञा तो दी नहीं, संकेतवाचक, संदेहवाचक या इच्छावाचक। देखो इच्छा तब होती, वो ये कहते हैं कि पानी बरस जाए, हे भगवान पानी बरस जाए, वो अपनी इच्छा कह रहे हैं, ठीक है। संदेहवाचक, पानी बरसा होगा या नहीं बरसा, यह संदेहवाचक। लेकिन संकेतवाचक क्या है, उन्होंने कहा पानी ना बरसता तो धान सूख जाते, ये संकेत दिया है कि बताया है। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है, सारा राज्य उसके लिए थाती था। अच्छा, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अशुद्ध पूछा गया है दोस्तों। तो देखो सारा राज्य उसके लिए थाती था, सही लिखा है। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, बिल्कुल सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। अच्छा, मैं आपके दर्शन करने आया, ये भी सही लिखा है। तो 19 में इन दोनों में केवल यही अंतर है, दोनों में केवल यही अंतर है। हाँ, इसमें वचन संबंधी हो जाएगा, ये वचन संबंधी जो है वाक्य हो जाएगा, इसीलिए इसमें अशुद्ध हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। वचन से फिरना, थूक कर चाटना, तलवे चाटना, चमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमना। देखो जब यहाँ पे बात की जा रही है वचन से फिरना, तो इसका मतलब होता है कि थूक कर चाटना, ठीक है। वचन से फिरना मतलब थूक कर चाटना। ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति कौन सी है। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ठीक ठीक न्याय हो जाना, तो मतलब ठीक ठीक न्याय हो जाना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। चलिए 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसर नाथ, इमरतिया और दादा कामरेड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी जो है नागार्जुन की नहीं है, ठीक है। ये जो आपके सामने चौथे नंबर पे दे रखी है दादा कामरेड, ये यशपाल जी की जो है ये उपन्यास है,
ठीक है, उनका ये पहला उपन्यास था। तो ये जो है नागार्जुन का नहीं होगा, नागार्जुन की रचना नहीं है, ये एक उपन्यास है जो कि जो किसका था, ये रचना जो है यशपाल की है, और ये एक तरीके का उपन्यास है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन थे? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक पूछे जा रहे हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ये पदवी दी गई थी। इसीलिए कहते हैं कि जब हम लोग 10th की जो बुक्स पढ़ते हैं, अगर आपने उनको ध्यान से पढ़ा होता तो आपको ये गलतियाँ नहीं होती। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की जो है भूमिका के लेखक हैं। ठीक है, बाकी ये जो रामचंद्र शुक्ल आपको दिए हुए हैं, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरी या प्रचारणी पत्रिका आदि ये इनकी थी। डॉक्टर राम कुमार की है अंजलि, अभिशाप, निशीथ या जौहर। और बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी है। सूर साहित्य भी इन्हीं की है, अशोक के फूल। बाकी और भी हैं, रामविलास वर्मा की प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज आदि ये उनकी हैं। चलिए, अवधि बोली एक अपभ्रंश से विकसित हुई है। किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या ब्राचंड से? देखो, जो अवधि बोली है वो अर्धमागधी से उपलब्ध हुई है। ठीक है, या कह सकते हैं विकसित हुई है। जो मागधी होती है वो संस्कृत और आधुनिक भाषाओं के बीच का जो है महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, इस भाषा के अंतर्गत बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है। अवधि जो है इसी की प्रमुख बोलियां हैं। तो अर्धमागधी में जो है अपभ्रंश से विकसित हुई है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल से लिया गया है? अब देखो, मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो जो है ये लिया किससे गया है और इसकी जो है रचना की किसने है। अगर आपको ये नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। पृथ्वीराज रासो दोस्तों जो है ये आदिकाल की रचना है। ठीक है, या ये आदिकाल में लिखा गया है और इसको जो है चंद्रबरदाई ने लिखा था। ठीक है, और इसमें जो है जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज, उनके जो है युद्धों को और जो विवाह उनका जो हुआ था सजीव चित्रण का वर्णन किया गया है। चलिए, अब आगे देखिए, यहाँ से सेकंड शिफ्ट का भी पेपर स्टार्ट हो जाता है। जो 26 से 28 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और उनके उत्तर दें। चलिए, क्या लिखा है? साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई पुस्तक नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण काल के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। पुस्तक के पुस्तकालय संसार भर में अपना स्थानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों के झुंड विधानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। चलिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? देखो, जो भी कहानी हमारी जो भी ये पूरी पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो भी ये गद्य लिखा हुआ है, ये किसके ऊपर लिखा है? ये पुस्तकालय के ऊपर लिखा। दूसरी सबसे बड़ा, कहाँ के पुस्तकालय? भारत के। तो यहाँ पे देखिए, प्राचीन काल के पुस्तकालय नहीं, पुस्तकालय का इतिहास, पुस्तकालयों का संग्रह नहीं, पुस्तकों का संग्रह, पुस्तकालय और भारत। तो देखिए, चौथा ऑप्शन पुस्तकालय और भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी? देखो, इसमें जो, चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि उसमें जो अंडरलाइन था वो था क्या। लिखा हुआ, इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। अच्छा, इसी के बल पर। चलिए, तो साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन पुस्तकालय। पुस्तकालय भारत की प्रसिद्धि के कारण रहे हैं। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों के झुंड विधानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। यह भारत के अतीत गौरव का कारण है। ये सही हो सकता है वैसे। चलिए, तीसरा देखते हैं। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना स्थानीय नहीं रखते थे। डी, मुद्रण काल के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। भारत ने संसार को पुस्तकों के संग्रह का महत्व सिखाया। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल झुंड के झुंड जो है भारत की यात्राएं किया करते थे सिर्फ पुस्तकालय और यहाँ के जो चीज़ों को देखने के लिए। चलिए, 28 नंबर, साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? देवालय, नृपालय, पुस्तकालय, मुद्रणालय। बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए, तो फिर पुस्तकालय हो जाएगा। चलिए, 29 नंबर, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती थी? तो पत्र के द्वारा, परिपत्र के द्वारा, प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा या कार्यालय आदेश के द्वारा। तो जैसा पैराग्राफ में कहा गया था, तो ये कार्यालय आदेश के द्वारा दी जाती थी। निम्नलिखित में किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन और परिपत्र। तो दोस्तों अधिसूचना होता है जिसको नोटिफिकेशन भी कहते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर की बात हो रही है, ए आई ओ नहीं, ऊ और ओ, यहाँ पे संयुक्त स्वर की बात हो रही है। तो दोस्तों संयुक्त स्वर जो है नहीं है, पूछा गया है, तो संयुक्त स्वर जो है वो आपका ऊ नहीं होता है। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? 4 होते हैं, ए आई ओ औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। जो ह्रास स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋढ़। ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। तो ये इस तरीके के स्वरों में बांटा गया है। तो आपके सामने ये जो ऊ है ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है, ना कि आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ए आई ओ औ होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत नहीं है? देखो, दंत मतलब जिनमें आप बोलते समय आपकी जो जीभ हो वो दांत में लगे आके दंत हो जाते हैं। तो देखो, जो ता वाली जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं, ता, था, दा, धा, ना, सब लगती आके हैं जीभ। तो जब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वर्ण दंत नहीं है, ता, था, दा और ला जब बोलते हैं तो हमारी जीभ का अगला भाग हमारे दांत में लगता है और उसके ऊपर के हिस्से में टकराता है, तो ये भी दंत हो जाता है। और या जो है, या हमारा दंत नहीं होता है। ठीक है। देखो, दंत के स्थान पे जो है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है। जो या होता है वो उच्चारण में तालब्य के लिए कहा जाता है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे दंत कौन कौन से होते हैं? ताथा, दाधा, ना होता है, ला और सा भी होता है। ठीक है। सा कौन सा? सब्जी वाला। तो यहाँ पे या हो जाएगा। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग पहले लगता है, समयोग होता है। क्या होता है? समयोग। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे 33 का सही हो जाएगा। चलिए, 34 नंबर, निम्नलिखित में किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब प्रत्यय की बात हो रही है। ठीक है। प्रत्यय लगता है बाद में। ठीक है। देखो, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के जो अंत में जो लगता है, ठीक है, वो प्रत्यय जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? ये तद्धित कहा जाता है। अब देख लीजिए, ये वर्ष क्या हो गया? साल है, तो किसी का नाम है, कह सकते हैं संज्ञा है। अब संज्ञा है मतलब नाम तो नहीं है, किसी का एक मतलब साल, पूरे जो समय को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ये संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अब जब अगर संज्ञा हो गया तो उसके आगे एक प्रत्यय लगेगा, वो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो वर्ष वार्षिक हो जाएगा। का लग गया प्रत्यय, तो ये वार्षिक हो गया। चलिए, अगर 35 नंबर, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब यहाँ पे तत्सम की बात आ रही है। तत्सम मतलब जो संस्कृत शब्द नहीं है, पार्श्व, पाषाण, पाहुना और पिटक। तो दोस्तों यहाँ पे जो पाहुना लिखा हुआ है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। और इसका जो है तत्सम शब्द क्या हो जाता है? प्रागुण हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रागुण हो जाता है। 36 नंबर, एवं का तद्भव रूप होगा। एवं, देखो, जब एवं और तथा, यों, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और एवं, जब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपके सामने लिखी हैं ये सब तद्भव रूप में, इनमें से सब तद्भव रूप है। एक जो एवं का जो होता है ये तत्सम रूप यों होता है। यों। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द का क्या मतलब? उपयुक्त शब्द क्या होगा? जब गोद लिया होता है उसको दत्तक कहते हैं, दत्तक पुत्र कहलाता है। ठीक है। मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है? अंतःकरण, मन, चित्त या आत्मा? तो मैंने कहाँ हो जाएगा कि मैंने मन में सोचा। ठीक है। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक छंद कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। तो जब यहाँ पे उसने पूछा है कि क्या पूछा है उसने? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, उनके बिना। हाँ, तो यहाँ पे उनके और तुमको किसने जोड़ा है? बिना ने। तो यहाँ पे ये आपका यही हो जाएगा, संबंध बोधक शब्द। ठीक है। फिर किस शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है? तो पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी और ब्रजभाषा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, याद कर लीजिएगा कि दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है। जो ब्रजभाषा लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ब्रज भाषा, ठीक है, यही वर्तनी जो है शुद्ध है। अन्य सभी जो है विकल्प वो आपके अशुद्ध लिखे हुए हैं। ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ब्रजभाषा होता है। राम खाता होगा, क्या? राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा, तो ये एक तो संदिग्ध है। ठीक है। और ये कब की बात कर रहा है कि वो खा रहा होगा हमको, जब वहाँ की बात हो रही है तो खा रहा होगा, यानी कि ये संदिग्ध। राम खाता होगा,
हाँ, यानी कि जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो राम खाता होगा, तो यानी कि वो वर्तमान में हो जाएगा, और संदिग्ध में खाता होगा या नहीं ये कन्फर्म नहीं है, तो ये संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़िए। 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भाववाचक का उदाहरण है जिसमें भाव हो? मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता है। तो दोस्तों जब देखिए यहाँ पे धूप में चला नहीं जाता है, ये एक तरीके का भाव है, क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ होती है कि धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पे, भाववाचक का उदाहरण। 43 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात में के कहने में किसी को संकोच ना होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। शुद्ध वाक्य तो यहाँ पे तीसरा वाला दिख रहा है, मैं अपनी बात से के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल सही है। देखो पहले वाले में मैं आपका दर्शन करने नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। दूसरा, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, इस बात के कहने नहीं को, ठीक है। चौथा वाला क्या है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, बातें लिखा हो, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। चलिए 44 नंबर देखिए, लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्म के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ये जो आपका जो डैश वाला चिन्ह लगता है, ये वाला उपयोग किया जाता है लेन देन बीच में, ठीक है, जो द्वंद्व में यूज किया जाता है। चलिए फिर देखिए 45 नंबर, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़ों का एक जोड़ गलत है, उसे पहचानें। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना होने देना। आसन डोलना, विचलित ना होना। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट होना। चौथा भी सही है, तीसरा ही गलत है कि आसन डोलना मतलब आपका जो है सब कुछ संकट में हो सकता है, कह सकते हैं कि विचाराधीन हो सकता है, ठीक है, ठीक है, उसका मतलब विचलित होना होता है। चलिए, विचलित ना होना लिखा था, बल्कि विचलित होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आसन डोल गया तो इसका मतलब आपके ऊपर संकट आ गया है। आँख, कंधा, नाम, नैनसुख लोकोक्ति का सही अर्थ होगा गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा। तो अगर आँख अंधी है और नाम नैनसुख है तो इसका मतलब गुण के विरुद्ध नाम होगा उसका। चलिए फिर, रचना और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तुलसीदास, रामचरितमानस, कुतुबन, मृगवत, जायसी, पद्मावत, मंझन, चित्रावली। तो देखो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, बिल्कुल सही है। कुतुबन ने मृगवत भी लिखी थी, बिल्कुल सही है। जायसी ने पद्मावत भी लिखी थी, लेकिन ये जो चित्रावली लिखी है ये शेख उस्मान की है, ना कि मंझन की है, ठीक है। तो यही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके आगे मैं लिख देता हूँ शेख उस्मान, ठीक। चलिए 48 नंबर देखिए, कछुआ, धर्म और मारिस, मोह, कुंठाव किसकी रचना है? कछुआ, धर्म और मारिसी, मोह, कुंठाव, ये किसकी रचना है ये पूछा जा रहा है। ये दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ये सेकंड ऑप्शन पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखिए, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? ये वर्ष 2016 की बात कर रहे हैं, तो ये नासिरा शर्मा को दिया गया था, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 343 का में वर्णित है, या 343 एक कह सकते हैं, या 343 का भी कह सकते हैं, या 343 ए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 343 में वर्णित है। चलिए दोस्तों, हमारे जो पूरे 50 क्वेश्चन थे ये लोअर 2 में आए हुए 2 शिफ्टों के क्वेश्चंस ये हमारे आज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और इसी तरीके की सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। बस दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। सोचो दोस्तों, इतनी मेहनत लगती है रिकॉर्डिंग करने में, एडिटिंग करने में, फिर उसके बाद आपके सामने लेके आने में बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों उस मेहनत का फल ये है कि आप लोग कम से कम 500 व्यू तो मुझे दिलाई दिया करें, कम से कम। आप लोग सोचिए 50 व्यू पे अटका देते हैं तो यार मेहनत फिर कहीं नहीं मिलती है, मेहनत नहीं मिल पाती है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।